नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बढ़ती तेल कीमतों के लिए विपक्ष के निशाने पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पलटवार के मूड में दिखे। मौका तो कोरोना पर मुख्यमंत्रियों की मीटिंग का था, लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम का जिक्र छेड़ दिया, बल्कि इस मामले में गेंद भी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के पाले में डाल दी। पीएम मोदी ने तेल कीमतों में महंगाई की आग की वजह रूस यूक्रेन युद्ध को बताया। फिर उन्होंने केंद्र राज्यों के बीच तालमेल की दुहाई दी और विपक्षी मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे भी जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाएं। जैसे केंद्र ने नवंबर के महीने में एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। पीएम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब जनता पेट्रोल डीजल पीएनजी सीएनजी के रोज बढ़ते दामों से त्रस्त है। इसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है, लेकिन अब चूंकि खुद प्रधानमंत्री ने सीधे मुख्यमंत्रियों से बातचीत में तेल पर वैट घटाने की अपील कर दी है, तो ये विपक्ष के लिए भी न निगलते बन रहा है और न बोलते। केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा।
मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। और इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार, विजेंद्र सिंह सोलंकी बीजेपी से, जयेश गुरनानी कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। विजेंद्र सिंह सोलंकी जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। मीटिंग तो कोरोना की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने वार कर दिया छत्रपों पर, और छत्रप बौखलाए अब वार पर वार कर रहे हैं। लगातार सियासी बयान आ रहे हैं, उधर केंद्रीय मंत्रियों के भी बयान आ रहे हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ चंद्रशेखर जी, अभी आपने जो 4 से 5 मिनट विषय पे जो अपने वक्तव्य को रखा, वैसे तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि देश में सत्य बोलना भी, 100% सच बोलना भी बड़ा मुश्किल सा होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, ये इतना सच कहा है आपने, प्रधानमंत्री कि जी ने सच को तो एक वाकई में शब्द भी ऐसा नहीं बोला है कि जो सत्य से परे हो। एक बात। दूसरी बात, आज की जो बहस है, मुझे जैसा बताया गया कोविड के बारे में, और कोविड की बैठक के दौरान छेड़े गए महंगाई वाले विषय को, पेट्रोल डीजल और वैट के संबंधित मामलों को जो रखा गया, उस पर आपने जो बातें रखी हैं वो एकदम प्रधानमंत्री जी ने जैसा बोला वैसे ही रखी है, वो सब सच है। देखिए, अब कोई चुनाव तो है नहीं, कोई चुनाव तत्काल में कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है, लेकिन आपके लिए तो रोज चुनाव है। आपका कैंपेन तो 24 घंटे 7 दिन चलता है विजेंद्र जी। देखिए, हाँ बेशक आप ठीक कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, और वो भी पूरे विश्व को एक तरह से मान्य प्रधानमंत्री और क्षमतावान प्रधानमंत्री भी अगर खराब बातों को नहीं कहेंगे, प्रदेशों को, मुख्यमंत्रियों को अच्छी बातों के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा, अमेरिका का प्रधानमंत्री करेगा, या चाइना का प्रधानमंत्री करेगा? इस देश का बड़े भारी बहुमत से चुना हुआ ईमानदार प्रधानमंत्री अगर निवेदन नहीं करेंगे, जनता 6 महीने से उन 8 प्रदेशों की परेशान है, तो क्या कोई बाहर का प्रधाधानमंत्री करेगा या कोई और नेता करेगा? अरे भाई, कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने निवेदन किया है, उन्हीं राज्यों की परेशानी कृपा करके 6 महीने से आपकी जनता, इस देश की जनता, देश के 8 राज्यों की जनता इस कष्ट को, महंगाई को झेल रही है, और आप अनर्गल वक्तव्य देते रहते हैं। तो कृपा करके मैं विनती करता हूं कि आप इस बैठ को घटाइए, ताकि आपके इन 8 प्रदेश, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली सरकार हो, बाकी सब 6 और राज्य हो, तो उन्होंने इतना अच्छा निवेदन किया, इतनी अच्छी बात कही है। अगर विपक्ष ऐसी बातों पर भी अनर्गल वक्तव्य देना शुरू करता है, कर रहा है, तो समझिए कि इनका दुर्भाग्य कोई ज्यादा दूर नहीं है, इनके परिणाम और बदलने वाले। आप समाप्त वैसे तो पूरा देश जाग चुका है, उखाड़ के फेंक देंगे, चंद लोग हैं फिर आप अकेले रह जाएंगे, चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं, जाते हैं, रूस चीन जैसा हो जाएगा। 5 साल इनको फेस करते हैं, इनको झेलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा विश्व सराहना करता है हमारी कोविड के मामले में, जो प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, एनडीए के निर्देशन में जो वैक्सीनेशन हुआ है, जो सावधानियां बरती गई हैं। अरे वो तो वैक्सीनेशन तो हो गया, वो तो ठीक बात है, लेकिन ये पेट्रोल डीजल की बात चल रही है सर। के घटक दलों तक ने जो सेवा भाव से कार्य किया है, इन विपक्षियों का अता पता ही नहीं था। 2 वर्ष ऐसे बिलों में छुप गए थे कि इनका कोई चेहरा तो क्या, कोई वक्तव्य तक नहीं आता। कोई सरकार, राज्य सरकारें बीजेपी के अलावा कहीं थी नहीं। जहां दूसरे दलों की सरकारें थी, वहां लोग मर गए, वहां कुछ नहीं हुआ। राजस्थान की तारीफ की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की राजस्थान की। आप उस बात को कैसे झुठला सकते हैं, बताइए? देखिए, एक्सेप्शनल कुछ भी होता है, हो सकता है,
पर सामान्य बात जो आपने वैट की छेड़ी है, वैट के लिए निवेदन करना और प्रार्थना करना, बड़े अच्छे शब्दों में प्रार्थना करना, ये बहुत अच्छा कदम। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा विजेंद्र जी मैं आऊंगा, कल से नहीं, विजेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास। जयेश गुरनानी जी, क्या मीटिंग कोरोना की थी और हमला कर दिया गया छत्रपों पर, क्या कहना है कांग्रेस का? क्या मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल आ रही है। त्रिशूल जी, मैंने मोदी जी का पूरा वक्तव्य सुना, आपने बड़े अच्छे से उसको प्रस्तुत किया और उस पर आपने भी टिप्पणी दी। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि मोदी जी ने अपने वक्तव्य में सत्य के अलावा कुछ नहीं कहा। तो मोदी जी का जो सत्य है वह थोड़ा अलग प्रकार का सत्य है। मोदी जी जो कहते हैं वह सत्य सिर्फ मिस कॉल से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है ना, उन्हें ही वह सत्य लगता है। परंतु यदि किसी आम नागरिक से पूछेंगे कि क्या इन्होंने सत्य की बात कही है, यदि आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा यह सत्य नहीं, यह एक सफेद झूठ है। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे यह साफ हो जाएगा कि मोदी जी ने जो बात कही है एक्साइज ड्यूटी और वैट के संबंध में, वह पूर्ण रूप से झूठी बात है। वह आज किस मुंह से निवेदन कर रहे हैं राज्य सरकार से कि वह वैट घटा। अगर आकलन किया जाए पिछले 8 सालों का, तो केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से 27,000 करोड़ रुपए की आमदनी, इनकम जो है वह की है। और अगर वैट को जोड़ दिया जाए तो सारे राज्यों ने जो है वह 16,000 करोड़ की मात्र जो है वह इनकम की हुई है। तो आज मुझे यह बताइए कि एक्साइज ड्यूटी से सेंटर ज्यादा कमा रहा है या फिर सारे अगर वैट जोड़े तो स्टेट ज्यादा कमा रहा है। और अगर ये लोग बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी की, तो मैं बताना चाहूंगा कि 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल पर वह थी 9.48 रुपए प्रति लीटर पर। यह एक्साइज ड्यूटी जो है वह केंद्र सरकार के खाते में जाती थी। डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी वह थी 3.56 रुपए। और आज यह एक्साइज ड्यूटी बढ़ करके पेट्रोल पर हो गई है 27.50 रुपए और डीजल पर हो गई है 21.80 रुपए। अब आप बताइए कि केंद्र सरकार जो है, क्या वह अपनी जेब एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से नहीं भर रही? और यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि निरंतर 2014 के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के जो दाम है वह कम होते जा रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार निरंतर रूप से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती जा रही है। और यह पैसा आखिर जाता कहां है? यह पैसा अगर आप देखेंगे मूल रूप से, तो आज एक इकोनॉमिक गैप जो है वह हिंदुस्तान में आ चुकी है। जो बोलते हैं ना कि अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब, वह हिंदुस्तान में वास्तविक बिल्कुल। मैं जयेश जी पेट्रोल के सवाल पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। जयेश जी, लेकिन आज जो चर्चा हुई वो कहीं ना कहीं आम नागरिक की जेब पर डाका डालना जो है वही केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य बचा है। ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आ रही। प्रमोद गोस्वामी जी, 26 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने कमाया, उसका कहीं जिक्र नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही है और आज कोरोना की बैठक में विपक्षी दलों पर हमला कर दिया गया छत्रपों पर। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, दो चीजों इसमें अभी तो गुरनानी साहब ने बात कही, एक्साइज ड्यूटी और वैट। प्रधानमंत्री जी ने वैट राज्यों से कम करने की बात कही है कि लोगों को कुछ राहत मिल सके, महंगाई की मार कुछ कम हो सके। वही एक्साइज ड्यूटी की जो बात है, गुरनानी साहब ने वो बात भी अपनी जगह पर वाजिब है। तरफ तो प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, ये बात भी अपनी जगह पर इसलिए दुरुस्त है कि जो ये एक वैश्विक संकट जो आया है, इधर यूक्रेन और रशिया के बीच से क्रूड ऑयल बहुत आता है, उस पर हालांकि हमको रशिया ऑयल दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक असर तो है ही, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है।
प्रधानमंत्री की मंशा सीधी सीधी ये है, देश के कुछ राज्यों ने तो वैट का जो अनुरोध किया था, जो तय किया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि उनको राज्य अपना कम करें, उसके ताकि लोगों को, जनता को एक राहत मिल सके। कुछ राज्यों ने, उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र, तमिल, दिल्ली, केरला, झारखंड जैसे दिखाए कि इन लोगों ने कम नहीं किया, जिससे वहां की जनता को परेशानी है। अपनी जगह उनकी भी दुरुस्त है, लेकिन अगर विपक्ष या गुरनानी साहब या कांग्रेस ये बात कह रहे हैं कि साहब ठीक है राज्य घटाए, राज्य की भी अपने संसाधनों की कमी होती है, 4 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए से उससे जो आय होता है, अपने सीमित संसाधन भी होते हैं, ये भी राज्यों के सामने एक संकट की स्थिति है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ाती जा रही, जैसा कि उन्होंने कहा कि 9.48 था, जो बढ़ के 27.50 हो गया। एक्साइज, ये दोनों से तालमेल के साथ एक काम होना चाहिए, क्योंकि देश की जनता इस समय, चाहे वो वैश्विक संकट हो, वो अन्य कारण हो, लेकिन देश की जनता महंगाई की मार से पूरी तरीके से त्रस्त है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री ने भी ये महसूस किया, देश की जनता काफी परेशान है, कोई न कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों से ये अपील की है, वैट की दरें कम करके लोगों को राहत पहुंचाएं। लेकिन ये बात, ये कितने भी वैट कितना कम कर देंगे राज्य सरकारें? जो तेल के दाम जिस कीमत पर बढ़े हुए, जो दुगने हो गए, 100 से ऊपर क्रॉस कर गए हैं, मध्यम वर्ग के लिए महंगाई भी अपनी जगह पर, मध्यम वर्ग का मोटरसाइकिल या स्कूटर या स्कूटी इस्तेमाल करता है, इसके लिए तो जिसकी तनख्वाह मात्र 10,000 रुपए है, वो एक बाइक से चल रहा है, उसके लिए तो बड़ी धड़धकन की स्थिति पैदा हो गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, हालांकि प्रधानमंत्री का उद्देश्य कोविड को, वो भी एक बड़ी समस्या है, उसकी जो चौथा उसका चरण का दौर चलने वाला है, पृथ्वी राज्य सरकारों को उन्होंने जहाँ एक तरफ आगाह करने का काम किया, उसी बीच में उन्होंने उस कोविड के लिए बुलाई गई बैठक के बीच में उन्होंने जनता के इन सरोकारों को भी रख कर उनसे एक अपील करने की बात की, जो एक अच्छी है कि वो कम करें। लेकिन राज्य सरकारों की भी अपनी दिक्कतें होती हैं, सरकार के पास संसाधनों की कमी होती है, सरकार के पास संसाधनों की उतनी कमी नहीं होती जो राज्य सरकार है। अच्छा, जो गैर भाजपा सरकार है, उनको केंद्र सरकार से मदद भी उस अपेक्षा में नहीं मिल पाती है, तो भाजपा शासित राज्यों की तुलना में कहीं ना कहीं उनकी अपनी भी व्यवस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री का जो अपील की है, जो प्रार्थना की है, जो उनसे अनुरोध किया है, वो भी अपनी जगह सही है। ये दिक्कत ये है कि इसमें केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं जो राजस्व घटता है, उसकी कहीं ना कहीं प्रतिपूर्ति उतना नहीं कि घटता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का उनको भी भरोसा दिलाना होगा या उनकी भी कुछ मदद करनी होगी, बिल्कुल शायद ये समाधान निकल आएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर खाली राज्य सरकार ही वो बोझ को, अपने राजस्व को कम करता चला जाए, केंद्र सरकार से जो उसको राशि मिलनी चाहिए, तो अगर थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाए, मैं समझता हूँ कि दोनों आधा ये बियर करें, आधा वो बियर करें, तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है जनता को, क्योंकि लोग का कल्याणकारी राज्य उसकी कल्पना है हमारे देश में। केंद्र और राज्य सरकार को दोनों को मिलकर कहीं ना कहीं इस बढ़ती महंगाई का कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। बिल्कुल। विजेंद्र सोलंकी जी, देखिए, जो जिन पर हमला किया गया है, जिन राज्यों पर, उन राज्यों के मुख्यमंत्री की तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं, और अखंड भारत में महापुरुष और सत्ता के मठाधीश ही रहेंगे, आम आदमी भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह जेब हल्की होती जा रही है, फिर कहीं ना कहीं आम आदमी का समावेश नहीं होता है उस अखंड भारत में। तो क्या लगता है कि एक जो पिता की भूमिका में है वो तो केंद्र सरकार है, तो कहीं ना कहीं एक समन्वय जो होगा वो वहीं से होगा कि नीचे से समन्वय होगा? देखिए चंद्रशेखर जी, हाँ, पहली बात तो अभी हमारे विशेषज्ञ महोदय ने जो बात रखी, जिस तरह से आपकी आवाज साफ आ रही है, तो उनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, फिर भी थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास किया उन्होंने विषय अच्छे ढंग से, और वर्तमान हालात के हिसाब से जो कुछ लगता है, दिखता है, वही बातें उन्होंने रखी हैं। रहा सवाल इस बात का कि इतनी सैकड़ों वर्षों बाद की इतनी
भीषण महामारी पूरी दुनिया में फैली, इसका अंदाजा कांग्रेसी शायद आज तक भी नहीं लगा पाए। अरे सर, दुनिया में ही फैली है, वो सब लोग रह ही रहे हैं पूरी दुनिया में। अब ऐसा थोड़ी है दुनिया में सब लोग मर ही गए। जो यूक्रेन का रशिया का चला हुआ है, चंद्रशेखर जी पूरी बात कर दूं मैं, आपने मुझसे पूछा है, उसका भी प्रभाव पूरी दुनिया झेल रही है और दुनिया देख रही है। पता नहीं क्यों कांग्रेसियों को नहीं दिखता है कुछ भी, ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भाई डिबेट में बैठने के लिए केवल आंकड़ों का सहारा लेके आंकड़ों को भारत की जनता इतना डीप में, एक तो जाति नहीं है, दूसरा जाति भी है, जो जाने वाले लोग हैं इन आंकड़ों के खेल को समझते हैं। आप तो आंकड़ों के ऊपर ही चल रहे हैं। बात है जब बाकी बहुतायत आप तो आंकड़ों की पूरी फाइलें लेके घूमते हैं। तो आपके तो बीजेपी के तमाम जहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं वहाँ आंकड़े लेके चुनाव लड़ने जाते हैं। विजेंद्र जी, आपसे आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अब आंकड़े की बात, एक बात मैं और कहूँ चंद्रशेखर जी, कि जनता इन आंकड़ों के खेल को ऐसा समझी है कि कांग्रेस की जो गति है वो पूरा दुनिया देश और दुनिया देख रही है। पेट्रोल डीजल की बात चल रही है, मैं ये कह रहा हूँ पेट्रोल डीजल का कोई हल निकलेगा। आम आदमी को इससे मतलब नहीं है केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है। आम आदमी को ये उसको हक चाहिए, उसका पेट्रोल डीजल सस्ता कर दो। हर किसी आदमी से पूछ रहे हिंदुस्तान के, वो कह रहा है मुझे कोई मतलब नहीं राजनीति से। तो आप बोलना शुरू कर देते, मैं नहीं समझ पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। चलिए अब सुन लीजिए मेरी बात को। आम आदमी ये कह रहा है हमें कोई लेना देना नहीं भैया, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दो, हमें फायदा हो जाए, हम अपना घर चला लें, बच्चों को पाल लें, ये कह रहा है आम आदमी। उसको कोई मतलब नहीं है आपकी राजनीति। आम आदमी आप देखिए ना, अभी देखिए ना, महीना गुजरा है बमुश्किल, आम आदमी नहीं तो इन पॉलिसीज पे, केंद्र सरकार की नीतियों पे मोहर लगाई है। इतना भारी बहुमत दिया है 4 प्रदेशों में। कांग्रेस पे एक राज्य था वो भी डूब गया। इन आंकड़ों के चक्र को ठीक से समझते कि ये क्या बोलते और क्या कहते हैं, क्या सत्य और क्या असत्य है। तो फिर आप बिल्कुल ठीक है और पूरी दुनिया गलत है। केंद्र सरकार के काम की सराहना, एनडीए सरकार के काम की सराहना देश का ही तो नागरिक कह रहा है, आम आदमी तो कह रहा है। उसे पेट्रोल डीजल के बारे में अगर आप रूरल में जाए टिप्पणी ले लोगों की, बजाय टीवी चैनल पे, यहाँ आप फील्ड में अगर आपके कार्यकर्ता जाते हो तो आम आदमी कह रहा है कि जो केंद्र सरकार कर रही है, पॉलिसी जो बना रही है गरीब के लिए, बहुत सारी सुविधाएं, चाहे वो शौचालय का मामला हो, बिजली का कनेक्शन हो, फ्री अनाज हो, दवाइयां, जन औषधि केंद्र हो, हजारों ऐसी बातें हैं, आयुष्मान योजना हो तो वो उनका लाभ ले रहे हैं। फ्री में मकान हो, बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडी हो, सीधी खाते में जाती हो, 18 करोड़ कार्यकर्ता हो, बहुत बड़ी बड़ी राहत, 6,000 रुपए साल का सीधा उनके खाते में जाता हो, वो आम आदमी उन सब बातों पे ध्यान दे रहा है और वोट दे रहा है। और वो सामने वोट दे रहा है तो आपको लगता नहीं कि कोई समस्या है? वोट दे रहा है तो इसका मतलब सही है। बातें नहीं चलने वाली है, देश बहुत आगे बढ़ चुका है विकास में, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे रेलवे लाइन्स का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट्स का मामला हो, चाहे और एम्स का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस का मामला हो, बहुत तेजी से निवेश को देखिए ना आप प्रदेशों में, सबसे बड़े हमारे उत्तर प्रदेश में ही आप देखिए क्या स्थिति है। तो ये वोट परसेंट कम हो रहा है और तमाम चीजें, लेकिन मैं बात पूछ रहा हूँ आपसे पेट्रोल डीजल की। आप बता रहे हैं पूरे देश की बात कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे पेट्रोल डीजल पे कोई बड़ा हल निकल के आएगा? पेट्रोल डीजल के बारे में देश की जनता अब पहले वाली जनता नहीं रही है, वो पेट्रोल डीजल को झेल भी रही है और वोट भी दे रही है। ये तो कुर्सी के भूखे जो 50-60 साल से बैठे हुए थे, सत्ता के भूखे लोग हैं जो अनर्गल बातें करते रहते, जनता को करने का प्रयास ये और इनके और बड़े नेता भी करते रहते। इनके महान नेता राहुल जी का तो मजाक कांग्रेसी भी कैमरे से पीछे हटके उनकी मजाक और उनके विषयों को उठाते रहते, और उसका असर है देश और आपके लिए यही लाभ है, आपके लिए यही लाभ है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। आपके लिए यही लाभ का विषय है कि विपक्ष टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, आपको चुनौती देने वाला कोई है नहीं। विपक्ष कब टूटा हुआ? विपक्ष ने तो रोजाना 24 घंटे में 24 बार प्रयास करते हैं इकट्ठा होने का, पर ये कभी इकट्ठे संगठित नहीं हो पाएंगे। इनकी अलग अलग इच्छाएं हैं, इनकी अलग अलग अपेक्षाएं, इनके व्यक्तिगत मामले। भाई विपक्ष क्या है? कोई एक आदमी है, एक परिवार, सारी पार्टियां, क्या विपक्ष है?
अगर लोकतंत्र जिंदा है तो भारतीय जनता पार्टी में जिंदा है। ये खुली आंख से पूरा देश नहीं, बिल्कुल दुनिया सही कह रहे हैं आप, देख रही है। बिल्कुल विजेंद्र जी। बिल्कुल, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष पंत जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। जयेश गुरनानी जी, देखिए बड़ी बड़ी बातें हैं और तमाम चीज़ें हैं और विपक्ष का भी हमला आज हुआ है, लेकिन इन सबके बीच में आम आदमी ये चाहता है कि उसको राहत कैसे मिले और वो कहीं से नज़र नहीं आती। सबसे बड़ा सवाल यही है आज। बिल्कुल त्रिशूल जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि आज की तारीख में एक आम नागरिक को वास्तविक रूप से कोई राहत नहीं मिल रही। और भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही कि आप आंकड़े मत भूलिए। तो उन्होंने अपने विवेक अनुसार तो यह बात सही कही, क्योंकि जिस व्यक्ति को हर दिन मोदी जी के जुमले सुनने की आदत हो, उसे आखिर आंकड़े हजम भी नहीं हो सकते। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी जगह पर पूर्ण रूप से सही हैं। अब रही दूसरी बात कि अगर हम आंकड़े नहीं बोले और जनता अगर आंकड़े नहीं समझे, तो आखिर इसमें दोष किसका है? दोष किसी का नहीं है। जनता को अगर आंकड़े समझ भी नहीं आते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी को कम से कम जनता की मांग तो समझ आती है। जनता आज की तारीख में एक ही बात बोल रही है त्रिशूल जी, जो आपने भी कही कि आप पेट्रोल के दाम कम कर दो, हमारी जेब से पैसा लूटना कम कर दो और हम जो है सुख से चैन से अपना जीवन व्यापित कर सके। यही एक आम आदमी की पुकार है आज की तारीख में किसी भी सरकार से। परंतु इस समय भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं राज्य सरकारों से कि आप वेट कम कर दो। अरे कम से कम आप उठा करके यह तो देख लीजिए कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से कितना लाभ उठाया है। 27 लाख करोड़ रुपए, और 27 लाख करोड़ रुपए का हिसाब क्या है? और दूसरी बात, एक्साइज ड्यूटी आपने क्यों बढ़ाई? जब 2014 के पहले एक्साइज ड्यूटी कम थी तो उसे निरंतर रूप से केंद्र सरकार ने क्यों बढ़ाया? जब 2014 के पहले एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9.48 रुपए थी प्रति लीटर, तो आखिर आपने उसे बढ़ा करके 27.90 रुपए क्यों कर दिया? इस प्रकार की राजनीति जो है कहने और सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। मोदी जी जो कहते हैं वाह वाह मोदी जी कर रहे होंगे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, परंतु वास्तविकता क्या है ऐसी बात की? और मैं एक और आपसे यह बात कहना चाहूंगा, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इस देश की हालत क्या हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वह अपनी पटरी से भटक जाते हैं। आखिरकार वो आ जाते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है, महंगाई कुछ भी हो, जनता की जेब पर हम कितना ही डाका डाल रहे हो, पर जनता कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है। अगर किसी भी घर में एक बच्चा होता है, वो उसको भूख लगती है, वह रोटी की जिद करता है, तो एक परिवार का कोई भी व्यक्ति उसे रोटी ला करके दे देता है। परंतु एक भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरीके की राजनीति करने की शुरुआत करी। उन्होंने बच्चे को रोटी नहीं दी, उन्होंने बच्चे को ही छज्जे पर बिठा दिया। अब बच्चे का ध्यान भूख पर है ही नहीं, अब बच्चा जिद कर रहा है कि उसे छज्जे से उतारा जाए। और इस प्रकार की राजनीति जो है इन्होंने पूरे देश में कर दी है। महंगाई पर लोगों का ध्यान नहीं है, इन्होंने पूरे देश को छज्जे पर बिठा रखा है और यह बता रहे हैं कि अरे भैया अगर आप जो है मुसलमान जो है अगर इस देश में रहेंगे तो वह कत्लेआम मचा देंगे। मुसलमान जो रहेंगे वह आपको आपकी धार्मिक भावनाओं का पालन नहीं करने देंगे। मुसलमान जो है वही आपके लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। तो इंसान का पूरा ध्यान जो है वो हिंदू मुसलमान पर इन्होंने डाल दिया है। और इसीलिए चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था हो, एक आम आदमी का ध्यान जो है मुद्दों से भटकाने के लिए अब इंसान को अपने पेट की नहीं पड़ी है। उन्होंने दिमाग में इंसान के उसकी मानसिकता इस प्रकार कर दी है एक आम व्यक्ति की कि उसे लगता है कि वह तो घर से बाहर निकलेगा और कोई मुसलमान जो है वह उसे हाथों हाथ जो है वह उसका कत्लेआम कर देगा। ठीक है। और इस कत्लेआम से बचा रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं आऊंगा, मुझे कमल के बटन को दबाना है। तो इस प्रकार की मानसिकता जो क्रिएट करी गई है, इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस देश में। ठीक है पीयूष जी, जब अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा तो उसमें सत्ता के मठाधीश रहेंगे, महापुरुष रहेंगे, बड़े विद्वान लोग रहेंगे, प्रबुद्ध लोग रहेंगे और एलीट लोग रहेंगे, उसमें कहीं धन कुबेर रहेंगे, उसमें कहीं आम आदमी भी रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं लग नहीं रहा है कि आम आदमी के लिए राहत भरी कोई बात है। ओएनजीसी बीमार पड़ा है और आप तमाम बातें कर रहे हैं, आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए।
देखिए चंद्रशेखर जी, जब जो है कि वृहद भारत बन जाएगा तो आपने कहा निश्चित रूप से आम आदमी के लिए वहां पे कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा भी तो होगा भी तो तब पेट्रोल नहीं होगा, तब जो है आप समझ लीजिए कोई और चीज होगा, या तो गोमूत्र आप मान लीजिए, या कुछ और होगा जिसपे जो है गाड़ियां चलेंगी। तो फिर ये समस्या नहीं होगी। सही बात आपने कही, बिल्कुल बहुत वाजिब बात आपने कही। इस समय ये वक्त की यही जरूरत है, गौमूत्र से चलेंगी गाड़ियां, बिल्कुल ठीक। जी जी जी। तो ये जो है कि एक दिग्भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए आज प्रधानमंत्री जी सम्माननीय व्यक्ति हैं और एक इस बड़े पद में बैठे हुए हैं। आज जो है राज्य सरकारों के साथ जो बैठक थी वो जो है कोरोना को लेके थी, जिस तरह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं फिर से, तो आगे क्या योजना होनी है, क्या तैयारियां करनी है उसको लेके। लेकिन वहां पे भी उन्होंने जो है कि अपने जो है मतलब कि चुनावी बात डाइवर्जन कर दिया जो है महंगाई का, क्योंकि महंगाई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है और तमाम कोशिश कर रहे हैं। ये हनुमान चालीसा का पाठ जो है सड़क चौराहे पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बुलडोजर निकलवा के गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है जनता महंगाई से त्रस्त है, तो महंगाई की बात छोड़ नहीं रही है। तो अंत में मोदी जी को ये बात करनी पड़ी, लेकिन एक गलत जगह पे उन्होंने ये बात करी, क्योंकि वो बात थी कोरोना की, जो कोरोना की प्लानिंग की बात होनी थी। क्योंकि हम एक भुगत चुके हैं, हम वो दौर देख चुके हैं कोरोना का, जिसमें एक जो है कि बहुत त्राही मची थी। तो इसलिए हमें अभी से योजनाएं बनानी थी, लेकिन वो ठीकरा फोड़ दिया उन्होंने वहां पे भी जो है विपक्षी दलों की सरकारों के ऊपर कि आपने कटौती नहीं करी, वहां पे हमने कर दिया। अरे आपने कोई एहसान नहीं किया। आपने जिस समय इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में जो है जो दाम कम थे तेल के, आपने दाम घटाए नहीं थे। 75 रुपए 77 रुपए आपने रखा था, और जो पैसा आपने कमाया, आपने ये कहा था कि जब जो ऐसे हालात होंगे कि जरूरत पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हालात, इससे बदतर हालात और कब होंगे। आज आदमी परेशान है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कुकिंग गैस हो, चाहे हर चीज की जो है उसके साथ साथ जुड़ी तमाम कंज्यूमर गुड्स है, उनके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कब आप रिलीफ देंगे उसको। और केंद्र सरकार के हाथ ये किस तरह की जो है कि अर्थशास्त्र जो है मोदी जी ये पढ़ते हैं या समझते हैं। क्योंकि देखिए अब वो कह रहे हैं कि जिन राज्यों ने जो है अगर कम करेंगे तो बगल के राज्यों में जो है कोई फायदा, न केवल उन राज्यों के लोगों को फायदा मिलेगा, बगल के राज्यों में मिलेगा। अरे एक राज्य कम करेगा तो वहां के लोगों को मिलेगा ना। उनका इशारा संभवतः था कि जो बॉर्डर जो राज्य है उनके लोग वहां से जाके वहां भरवाएंगे। ये तो कोई इस तरह की कोई ये सलूशन नहीं है। ये तो बड़ी अधकचरी सोच है, मैं इसे कहूंगा कि मतलब ये किसी तरह का ये कुतर्क है एक तरह का। आपको देना है तो और अगर आपकी सरकारें जो राज्य सरकारें हैं अभी क्यों नहीं दे रही है, वैट कम क्यों नहीं कर रही है? क्या इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी कम करेंगे तब हम करेंगे? आपने विपक्षियों सरकारों पे तो डाल दिया ठीक रहा, जबकि कोई जरूरत नहीं थी उसकी। आप कितना उनको जो जीएसटी से जो मिल रहा उनका हिस्सा दे रहे हैं क्या? उनके पास रेवेन्यू है क्या? वो अपने काम चलाने के लिए उनके पास जो आता है वैट से भी जो पैसा जमा होता है क्या, जो उनका जो आता है आप उनको दे रहे हैं क्या? ये भी सवाल हैं जो मोदी जी को इस पे सोचना चाहिए। आप सीधे राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव है, हिमाचल में है, गुजरात में है, उसके बाद जो है 2023 में है। पीयूष जी देखिए, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। दरअसल मैं आपसे एक बात कहूंगा, बीजेपी 24 घंटे और 7 दिन चुनाव में रहती है, उसके लिए कोई मायना नहीं है इस बात का कि हिमाचल में और गुजरात में तो हो जाएगा, तब भी चुनाव में ही रहेंगी वो, तो आगे कोई और चुनाव होगा। हाँ नहीं, लेकिन घिर किस में रही है? देखिए ये जो है महंगाई के मुद्दे पे घिर रही है। और चुनाव तो अभी इमीडिएटली हिमाचल में, वहां पे भी ये मुद्दा उठेगा, गुजरात में भी उठेगा मुद्दा ये। तो वो जो इस तरह से इसको विपक्षी दलों के ऊपर जो है डाल दे रहे हैं इस चीज को। तो वो आप बात सही कह रहे हैं, ये सब जानते हैं कि 24 घंटे मोदी जी जो है कि वो जो है और अमित शाह जो है वो राजनीति ही सोचते हैं, राजनीति देखते हैं, किस तरह चुनाव जीता जाए, बस यही रहता है। चुनाव जीतने के बाद जनता को आराम मिले, रिलीफ मिले, इसकी बात नहीं सोची जाती है। लेकिन ये सोचा जाता है चुनाव कैसे जीता जाए, आज ये जीता कल को वो कैसे जीता, दूसरी सरकारों को कैसे गिराया, कैसे कम कर दिया जाए। इस तरीके से जो है लगातार ये सोचते हैं।
तो उसी हिसाब से मोदी जी ने आज जो कोरोना की मीटिंग थी उसमें जो है महंगाई की चर्चा कर दी। इतने समय से वो चुप थे। लोग कह रहे थे कि साहब कुछ तो करिए, कुछ तो कम करिए, लेकिन नहीं, और खुद भी नहीं कर रहे हैं। अभी भी देखिए, आपको याद होगा कि पेंडेमिक के टाइम में 15 रुपया और 10 रुपया बढ़ा दिया गया था उसपे, जो एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल पे, पेंडेमिक के नाम पे। लेकिन अभी इन्होंने कम थोड़ा सा किया, तो उसके बाद अभी भी जो है नवंबर में अभी भी वो जो है पूरी तरीके से कम नहीं किया गया है। नवंबर में की थी कम तो जी हाँ, नवंबर में जो कम किया, लेकिन वो भी जो पेंडेमिक में बढ़ाया था 15 रुपया, उससे कमी है ना। 5 रुपया कम किया इन्होंने। 10 रुपया तो अभी भी बनता है। बिल्कुल 10 रुपया तो अभी 8 रुपया करीब अभी भी ज्यादा है। 13 रुपए की वो की थी इन्होंने, तो अभी भी 8 रुपया पेंडेमिक के पहले का जो एक्साइज ड्यूटी थी उससे ज्यादा ही है। तो अब तो पेंडेमिक टाइम नहीं है, और तमाम जो है प्राइम मिनिस्टर जो है कि केयर फंड में जो है बहुत सा पैसा जमा हो गया है आपको जो है कि इमरजेंसी में जो है उसकी सहायता के लिए, तो फिर क्यों नहीं आप वापस ले रहे हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए मोदी जी से। बिल्कुल। इसके बदले वो जो है वो अपोजिशन की जो सरकारें हैं उन पे, उनके सिर पे ठीकरा बोल रहे हैं। ये सीधे जो है मुझे लगता है विशुद्ध रूप से आप जो है एक आर्थिक विषय पे एक जो है कि राजनीति का खेलने का काम कर रहे हैं। ठीक है विजेंद्र सोलंकी जी, सवाल बहुत सारे हैं और सवालों के जवाब तर्क संगत हो तो जनता को भी लगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के साथी ने मुस्लिम्स के बारे में जिक्र किया है। लो तो ये पेट्रोल डीजल जाहिर की बात चल रही है, आप ये मुस्लिम्स को उठा लाए। नहीं, फिर जो हिंदू को उन्होंने उठा कहा लाओगे। पहले वो मुस्लिम्स के बारे में कहा है उन्होंने, ये जग जाहिर है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई। अरे सर देखिए, हम डिबेट कर रहे हैं पेट्रोल डीजल पे, समय से करती आई है। पेट्रोल डीजल पे, और पेट्रोल मुस्लिम्स डीजल को दोनों वोट को के चाहिए, सिवाय हिंदू कुछ और नहीं मुसलमान समझती है। दोनों को, सबको चाहिए 36 कौम को। देखिए, अब रही बात आतंक की, आतंक का जिक्र आया कि पूरी दुनिया में, ना कि भारत में, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि आतंकवादी 100% मुस्लिम है। अरे सर क्या और किसी पेट्रोल डीजल पे कुछ होगा कि नहीं होगा? सवाल पेट्रोल डीजल का है सर। इनको याद आ जाता है हिंदू मुसलमान। सवाल देखिए, अरे सुनिए जयेश जी, जयेश जी सुनिए, जयेश जी, जयेश गुरनानी जी, जयेश गुरनानी जी, जयेश गुरनानी जी, अरे भैया आप पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं? जयेश गुरनानी जी सुन लीजिए, आप ये बताइए कि सुन एक्साइज लीजिए। ड्यूटी केंद्र सरकार क्यों नहीं कम कर रही है? नहीं, आप नहीं। ये बताइए ना कि सर, फेड का निवेदन चलिए मोदी सुन जी लीजिए, करते हैं, जयेश तो जी, आखिरकार वो जयेश अपनी जी, खुद की एक्साइज ड्यूटी जयेश गुरनानी जी सुन लीजिए। 27 लाख करोड़ तो इनकी एक घास निकलती रहेगी और पहले बैरल जो है जयेश जी, क्रूड ऑयल सस्ता मिलता था, उसके बाद भी आपने आज वर्तमान में जब क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता हो गया, पहले महंगा, आज फिर भी आप पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं? ठीक है जयेश जी सुन लीजिए, जयेश जी, जयेश जी, उत्तर नहीं है। जयेश जी आप सुनेंगे नहीं ऐसे? नहीं उत्तर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सुन लीजिए। हार गई, कांग्रेस पार्टी के साथ क्या हुआ, और जयेश जी आपको आवाज नहीं मिल रही मेरी? सुन लीजिए जयेश जी। और आज का मुद्दा भी विजेंद्र सोलंकी जी, बताइए, विजेंद्र सोलंकी जी, मेरा सवाल ये है आपसे, जयेश जी सुन लीजिए। विजेंद्र सोलंकी जी, मेरा सवाल आपसे पेट्रोल डीजल की कीमत को लेके था, आग को लेके थोड़ी था। देखिए, पेट्रोल डीजल पे हम तीनों लोग, चारों लोग काफी पहुंच चुके हैं। तो अब क्या करें? कोविड अलग चले जाएं? तो कोविड मुद्दों से भटक जाएं? कहते हैं जनता को जवाब नहीं दें? जनता किस बात? हेलो, जनता को जवाब नहीं दें? हेलो, जनता को जवाब नहीं दें? पेट्रोल डीजल की बात चले तो आग लगा दें? तो इनका नेटवर्क ही गायब हो जाता है। जनता की बात ही तो कर रहे हैं कि जनता प्रसन्न है इन सब पॉलिसीज से। कहाँ प्रसन्न है? कितना परसेंट वोट मिल रहा है? चलिए आप बताइए, चलिए आप बताइए, चलिए बताइए कितना परसेंट वोट मिला? चलिए कितना परसेंट वोट मिल गया आपको? 3 डोज दिए। 100 में से कितना परसेंट वोट मिल गया आपको? इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है? इसको कभी किसी ने सोचा कि गरीब को, अमीर को, सबको समय पे इस कोविड को रोकने का काम किया है मोदी जी ने और एनडीए सरकार ने। सबको, जहां घर में 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है पीयूष पंत जी, ये अगर कांग्रेस होती है, कोई अन्य दल होता तो ये सब नहीं होता जो अब हो रहा है। बहरहाल मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। पीयूष पंत जी, पेट्रोल डीजल का जिक्र आए तो आप आग लगा दो जातिवाद की। लाने के लिए अरे भाई बाकी सरकारें मैं जवाब ले लूंगा आपसे, मैं आऊंगा आपके पास। वो लोग कौन थे, क्या सब नाटक कर रहे थे? यही होता है। जय जी विजेंद्र जी, आप शर्म करिए, शर्म करें, किस प्रकार की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल जय जी, थोड़ा शांति बनाए रखिए। क्रम से आपके पास आएंगे, आपसे भी जवाब लूंगा मैं। और बात पेट्रोल डीजल की होती है, आप चले आते हैं कोविड पर, आप चले आते हैं पीयूष पंत जी, आप क्या तरीका नहीं है, उत्तर नहीं है और मेरी सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है, के पास कोई उत्तर क्या करें बताइए? चलिए सुन लीजिए। हाँ बजाय विजेंद्र जी, क्या करें बताइए? या तो हम शांत बैठे रहेंगे नहीं, क्या करें बताइए? क्या करें? भाजपा का झंडा लेके भागे? भाजपा का झंडा लेके भागे? देखिए जनता जो है, नहीं, झंडा लेके भागे भाजपा का? सवाल नहीं करें आपसे, सवाल नहीं पूछे आपसे, आपसे सच बात नहीं करें। मिस कॉल देके कार्यकर्ता बन जाए। कमाल करते हो आप, कमाल करते हो सोलंकी जी। जो पिछले 8 वर्षों में देश की जनता को दी गई है, अरे देश की जनता जब सब जान रही है, उम्मीदों से वोट दिया था, और वोट का परसेंटेज देखिए कितना है। मैं आऊंगा आपके पास पीयूष पंत जी। पेट्रोल डीजल की बात लगे, बात चले, आप आग लगा दो। जी चंद्रशेखर जी, बिल्कुल बिल्कुल यही तरीका है ये भारतीय जनता पार्टी का, कि जब ये घिर जाती है तो ये चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। और यही देखिए हमेशा, इसीलिए जो है कि मुख्य मुद्दे जो जनता के हैं वो क्यों जो है पीछे चले जाते हैं, क्योंकि ये जो है सांप्रदायिक से जुड़े मुद्दे हैं उनको ले आते हैं तमाम जो है वो, और उसी पे जो है पूरी पूरी डिबेट होने लगती है, डिस्कशन होने लगता है। अभी यहाँ महंगाई की बात हो रही है, यहाँ पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, लेकिन सोलंकी जी कह रहे हैं कि हम कितना करेंगे इस पे। अरे आप यहाँ 24 घंटे करें तब भी कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है वो त्रस्त है वो महंगाई से। वो सिर्फ पेट्रोल डीजल का मामला नहीं है, डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज के दाम बढ़ते हैं, और ये जनता बाजार में जा रही है, वो देख रही है। जहां वो आधा किलो लेती थी, आज पाव भर में काम चलाना पड़ रहा है। सोलंकी जी, आप तो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास गाड़ियां होंगी, आपके पास नौकर होंगे, आपकी कोई पार्टी सबसे पैसे वाली पार्टी है आपकी, तो आपको वो जो महंगाई की जो है दंश है ना, वो महसूस नहीं होगा। एक आम आदमी जा रहा है जो बाजार में, उससे पूछिए। अब फिर आप डिबेट को जब हम बोलते हैं तो आप बीच में रोकते हैं। सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास के लिए। इन्हीं सबसे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करती है, और हमेशा चुनाव के टाइम में जो है दूसरे तरह के मुद्दे उठा ले आती है, सामने ले आती है, ताकि इनकी जिम्मेदारी, इनको जवाब न देना पड़े जनता को। ठीक है। तो इसी तरह आज मोदी जी ने किया। आज आपको कोरोना के लिए मीटिंग बुलाई थी, आपको जो है राज्यों की बात सुननी चाहिए थी, क्या तैयारियां है, उनको कुछ एडवाइस करना चाहिए था। ऊपर से आप जो है उनके दोषारोपण करने लगे और महंगाई का मुद्दा ले आए। एक गलत जगह, जहां पे आपको महंगाई की बात करनी चाहिए तो वहां आप नहीं करते हैं, और जो एक्शन लेना चाहिए आप नहीं करते हैं। आपको एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए थी, अभी तो और दाम बढ़ेंगे। आप देखिए 80-80 पैसे बढ़ा के लगभग 10 रुपए बढ़े हैं, अभी रोक दिया है, क्योंकि थोक के दाम में 25 रुपए ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। जो कंपनियों को ये मानना है, कंपनियों का मानना है कि उन्हें लगभग 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ है ये चुनाव के दौरान, जो दाम नहीं बढ़ाए जो पेट्रोल के या डीजल के, तो उसकी भरपाई हो रही है। तो अभी और बढ़ेगा, जनता त्राही त्राही करती रहेगी, दाम बढ़ते रहेंगे। ठीक है। देखिए अभी भी जो कंपनियां हैं, भले ही सरकार ये कंपनियां सरकारी कंपनियां ही हैं, इसलिए ये नहीं है कि आप कहिए कि साहब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आप कहीं बात करिए तो भाजपा प्रवक्ता कहते हैं साहब हमारा सरकार का नियंत्रण नहीं है, ये तो कंपनियां हैं, वो तय करती हैं दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से। तो फिर आपने चुनाव के पहले क्यों निर्देश दिया कि साहब इधर दाम नहीं बढ़ेगा 1.5 महीने, और क्यों चुनाव खत्म होते ही जो है आप 15 दिन बाद जो है दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरह की बात जो है, गलत बातें करके जो है जनता को भरमाइए मत, और जो जनता को रिलीफ देना है वो आप दीजिए। ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। भाई इतनी महंगाई है, आप उसकी बात छोड़ दीजिए, जिसकी तनख्वाहें मोटी मोटी हैं, जो रोज अपनी रोटी कमा रहा है, उसकी बात सोचिए। आपने अगर मकान दे दिया, टॉयलेट दे दिया, उसको गरीबी में ढकेल दिए रहे हैं आप,
और उसके बाद 5 किलो अनाज देके आप वाहवाही लूटना चाहते हैं। अरे आप उसको गरीबी में ढकेल रहे हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, एक बड़े तबके को गरीबी में ढकेल रही है और फिर 5 किलो अनाज दे रही है, एक टॉयलेट अधूरा बना हुआ टॉयलेट दे रही है, जो है गैस का चूल्हा दे रही है जिसका दूसरा सिलेंडर वो खरीद नहीं सकता, और कह रहे हैं हमने इतना काम किया। इधर महंगाई बढ़ाती जा रही है, इधर धार्मिक रूप से चीजों को जो है मुख्य मुद्दों को पीछे ढकेल रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करवा रही है, बुलडोजर चलवा रही है, यही सब काम कर रही है, और जो असली मुद्दे हैं उनको पीछे। तो ये डिवाइड कर रही है गरीबों लोगों को, जो है गरीबी में नौकरी चलेगी। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, 2 करोड़ 1 लाख लोगों बेरोजगार हो चुके हैं 5 साल में। 45 लाख लोगों ने तो नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया है। सोचिए क्या हालत पहुंचा दी मोदी जी ने। पीयूष पंत जी, मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट आई है जिसमें मध्यम वर्गीय जो परिवार थे उनकी जो एक खर्चा था, वो खर्चा भी बहुत बड़ा डिफरेंस उसमें आया है। पहले जो खर्च करता था और अब जो खर्च करता है उसमें बड़ा डिफरेंस आया है। चलिए मैं आऊँगा आपके पास। विजेंद्र सोलंकी जी, मैं जयेश जी, आप थोड़ा शांति बना के रखिएगा, मैं जवाब ले लेता हूँ इनसे जवाब लेना बहुत ज़रूरी है। विजेंद्र सोलंकी जी, सवाल तो सुन लीजिए महाराज, सवाल सुन लीजिए ना आप, सवाल तो सुन लीजिए। सवाल के बिना कैसे जवाब देंगे बताइए आप? अरे आपने कम से कम 10 सवाल पूछ लिए त्रिशूल जी, पर उनका जवाब कभी नहीं, अभी रुक जाइए, सवाल के बिना कैसे जवाब दे रहे हैं बताइए आप? मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सवाल इतने सारे सवाल साथी लोगों ने अब तो किए हैं। चलिए उनका जवाब दीजिए। चलिए उनका जवाब दीजिए। डीजल का, कोविड का, झूठ बोलने का, इतने सारे सवाल किए हैं। सवाल ही तो है, और क्या है। चलिए आप उनका जवाब दे दीजिए सिलसिलेवार। देखिए चंद्रशेखर जी, जनता पूरी तरह से मुतमईन और प्रसन्न है, लाभान्वित है। चंद लोग हैं विपक्षी लोग जिन्हें आप समझा नहीं पा रहे हैं, की अनर्गल बातें अनेक मंचों पर उठाते रहते, करते रहते। जनता की प्रसन्नता का मैं बार बार सबूत देता हूँ। जब चुनाव होते हैं जनता ही तो वोट डालती है। हाँ बिल्कुल, जनता प्रसन्न है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों प्रसन्न है जनता क्यों प्रसन्न है? अगर जनता प्रसन्न होती तो वोट परसेंट 100% होता, 80-90% वोट होता देश में। नहीं, जनता प्रसन्न होती तो 90% वोट होता। वोट क्यों गिर रहा है? वोट परसेंट क्यों गिर रहा है? अगर जनता प्रसन्न है तो क्या गिर रहे हैं? जनता अगर प्रसन्न है तो वोट परसेंटेज क्यों गिर रहा है? क्यों निर्वाचन विभाग को कहना पड़ रहा है वोट कीजिए, वोट कीजिए, वोट कीजिए, वोट आपका अधिकार है, जगह जगह प्रचार करना पड़ रहा है? क्यों? अगर जनता प्रसन्न है 100% वोट होता है। आदमी घर से निकल के वोट करता है कि भैया भाजपा को वोट करेंगे, भाजपा ने देश को सुधार दिया। नहीं, यहाँ बिल्कुल गलत है चंद्रशेखर जी। हाँ, अब यहाँ बिल्कुल गलत है। चलिए आप बताइए, प्रोत्साहित करना सही आप बताइए। जब से देश आजाद हुआ है तब से सारी पार्टियां, वोट परसेंट कितना बढ़ा, बहुत सारी आपने कितना बढ़ाया वोटर को, कितना आकर्षित किया इस काम में लगी है। आपने कितना आकर्षित किया वोट को, वोट डालने जाइए, कितना आकर्षित किया वोटर को। इन सब संस्थाओं में वोटर बढ़ा, आपको किसको डालनी है वोट? उत्तर प्रदेश में वोटर बढ़ा। वोट को डालने का प्रोत्साहन देना ये आजादी से अब तक चला आ रहा है। उसी का परिणाम है कि आज क्यों नहीं बढ़ रहा है? एक बड़ी परसेंटेज के साथ में वोट पड़ना शुरू हुआ है। हाँ। तो वोट को प्रोत्साहित करना एक अलग विषय है। हाँ। और अब जो चल रहा है दूसरा विषय है। देखिए, जनता प्रसन्न है, जनता मुतमईन है। हाँ। ये चंद नेता हैं जो सत्ता खो चुके हैं। 50-60 साल से इन्होंने बड़ा सुख भोगा है। जनता गरीबी चिल्लाते ये पीयूष पंत वहाँ मंत्रालय में रहते थे, प्रधानमंत्री कार्यालय में। ये जयेश गुरनानी वही रहते थे, वही पीएम मनमोहन सिंह जी के साथ ही रहते थे। ये सारी संस्थाएं कर रही है जिसका रिजल्ट सामने करते हैं। आप जवाब नहीं है आपके पास, जवाब देना पड़ेगा जनता को आपको। बहरहाल समय समाप्त हो रहा है। विजेंद्र सिंह सोलंकी जी सोचिएगा, जयेश गुरनानी जी, पीयूष पंत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जो बुनियादी जवाब है वो जनता को चाहिए। जनता को ये नहीं लेना देना है कितने करोड़ वोटर के, कितने करोड़ कार्यकर्ता किसके हो गए, कितना किसका क्या बढ़ गया। जनता को एक बहुत सीधा सा सवाल का जवाब चाहिए कि कैसे पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, कैसे महंगाई कम होगी और कैसे बेरोजगारी कम होगी और कैसे जीवन उनका सुलभ होगा। जो जवाब कहीं राजनीतिक दल और किसी सत्ता के पास शायद नहीं है, उलझे हुए जवाब हैं जिनको जनता समझ नहीं पा रही है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।